हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुक आईएएस। स्वागत है आपका हमारी सोशियोलॉजी क्लासेस में, जहां पे डियर फ्रेंड हम आपके साथ सोशियोलॉजी ऑप्शनल से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी स्टार्टेड विथ डेमोक्रेसी, और हमने वहां पे आपके साथ डिस्कस किया सम बेसिक फीचर्स ऑफ एनी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, जहां पे मैंने आपके साथ बात की डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स क्या हैं डियर फ्रेंड। So देखिए, all those people who are present in this class, good afternoon to all of you, and please mention your name. कृपया अपना नाम मेंशन करिए, जिससे मैं आप लोग को ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाऊं डियर फ्रेंड। सो गुड आफ्टरनून मोनिका, गुड आफ्टरनून विपुल, गुड आफ्टरनून आरजू, मोहित, गुड आफ्टरनून। सभी को देखिए गुड आफ्टरनून। और देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एज इट इवॉल्व इन वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी, एज इट गॉट प्रोलिफरेटेड टू नंबर ऑफ अदर सोसाइटीज लाइक एशियन सोसाइटीज, लाइक अफ्रीकन सोसाइटीज, लाइक लैटिन अमेरिकन सोसाइटीज, देखिए हर जगह ये डेमोक्रेसी स्प्रेड हुआ। और आज आप जब मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं, कंटेम्पररी वर्ल्ड को देखते हैं, तो ऑल कंट्रीज ऑफ इंटायर कंटेम्पररी वर्ल्ड दे क्लेम देमसेल्फ एज डेमोक्रेटिक कंट्रीज। हर कोई खुद को क्लेम करता है दैट दे आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। इंडिया भी खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है, लिबरल मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बोलता है, पाकिस्तान भी खुद को डेमोक्रेसी बोलता है, ईरान भी खुद को डेमोक्रेसी बोलता है, नॉर्थ कोरिया बोलते हैं कि हम क्लोज डेमोक्रेसी हैं। हम भी डेमोक्रेसी हैं, बट एक क्लोज डेमोक्रेसी है। चाइना बोलते हैं कि वी आर वन पार्टी डेमोक्रेसी। जब लोग बोलते हैं कि मिनिमम तो 2 पार्टी होनी चाहिए, चाइना इज सेइंग कि वी आर वन पार्टी डेमोक्रेसी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी कोई वैल्यू है, कोई मूल्य है, या डेमोक्रेसी एक तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है? सो लोगों ने बोला कि कुछ मिनिमम कंसेंसस बनाते हैं, कुछ मिनिमम फीचर्स की बात करते हैं कि दीज फीचर्स आर देयर, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, then that particular political system will be known as democratic political system, जिसकी कुछ फीचर्स हमने आपके साथ डिस्कस किए डियर फ्रेंड। लाइक आई डिस्कस विद यू पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट, that there should be always some sort of elected government, there should be provision for election, and such elections they should take place in a frequent manner, after every 4 year, after every 5 year, after every 6 year there should be elections। और केवल इलेक्शंस ना हो, फेयर इलेक्शंस हो, और सच इलेक्शंस दे शुड बी लाइक दैट कि उनकी लेजिटिमेसी पे कोई डाउट ना हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो, एक मीडिया हो। इस तरह की बहुत सारी बातें हमने आपके साथ डिस्कस की। एंड इफ सच थिंग्स आर प्रेजेंट, देन दैट सोसाइटी इज नोन एज डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और उसी में देखिए डियर फ्रेंड, वन फीचर आई डिस्कस विद यू पीपल, अगर आप लोग को याद हो, all those people who were present in that class, if they remember, one feature I discussed with you people, that is idea of inclusive citizenship। inclusive citizenship I am saying, inclusive या जो समावेशी, एक आप बोलते हैं ना inclusive growth, inclusive society, उसी तरह से मैं बोल रहा हूं कि in any such democratic system there should be idea of inclusive citizenship, means any person should not feel discriminated, deprived, marginalized, excluded merely on what ground कि that person belongs to a particular gender, that person belongs to a particular religion, that person belongs to a particular race, that particular belong to a particular region। देखिए, इन बेसिस पे किसी के साथ भी उनको जो मिलने वाले राइट्स हैं, चाहे सोशल राइट्स हो, चाहे पॉलिटिकल राइट्स हो, चाहे इकोनॉमिक राइट्स हो, इन राइट्स के परिप्रेक्ष्य में no one should feel that they are being discriminated, they are being denied these things, all these good things, just because they belong to a particular gender, महिलाओं की बात हो, just because they belong to a particular religious minority group, just because they belong to a particular race, इनके बेसिस पे आपको कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। So whatever state is giving, they should give everyone, and they should not deny these things just because आप किसी जेंडर, किसी रेस, किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं। देखिए, अगर इसके बेसिस पे आप लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं फ्रॉम दीज सोशल, फ्रॉम दीज पॉलिटिकल, फ्रॉम दीज इकोनॉमिक राइट्स,
such citizenship will be known as exclusive citizenship. But modern democratic system, dear friends, they are existing, they are functioning not on the basis of exclusive citizenship, but they are existing, they are functioning on the basis of inclusive citizenship. This thing, dear friends, you are able to understand or not? ये बात आप सभी को क्लियर है या नहीं, डियर फ्रेंड? यहां तक किसी को डाउट नहीं आ रहा कि वाई आई एम सेइंग कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ इंक्लूसिव सिटीजनशिप? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात सभी को समझ में आ रहा है? आरजू, सीमा, निशा, विपुल, मोहित, देखिए सभी को, देखिए ऑल दोस पीपल हु आर प्रेजेंट, सबका नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट देखिए सभी को ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, सीमा बोलने की प्लीज रिपीट कर दिए। सीमा, मैं आप बोल रहा हूं कि पहले के जो समाज थे एंशिएंट टाइम में, मेडिवल टाइम में, वहां पे ऐसा रहा होगा कि महिलाओं को सबऑर्डिनेट माना जाता था, सेकेंडरी सिटीजन माना जाता था। जो वीकर सेक्शन है उन्हें सेकेंडरी सेक्शन माना जाता था। जो हैंडीकैप्ड होते थे, फिजिकली डिसेबल्ड होते थे, ऐसा माना जाता था कि समाज पे एक भार है। ऐसी बातें पहले एंशिएंट मेडिवल टाइम में होती थी। बट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है उसमें आप एक डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं कि ऐसे वो सारे व्यक्ति जिनको कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है उनको आज आप दिव्यांग करके बोल रहे हैं। आप उन्हें विकलांग नहीं बोल रहे हैं, आप दिव्यांग बोल रहे हैं। मतलब हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि जो ट्रांसजेंडर है, जो विमेन है, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, हर कोई व्यक्ति उसे लगे कि दिस सोसाइटी इज फॉर एवरीवन। सो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, डियर फ्रेंड्स, दे आर बेस्ड ऑन एन आइडिया ऑफ इंक्लूसिव सिटीजनशिप। समावेशी नागरिकता की बात हो रही है कि किसी भी इस बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका जाति क्या है, आपका वंश क्या है। इसके बेसिस पे आपको कुछ भी डिनाई नहीं किया जाएगा। सबको हम एक साथ लेके चल रहे हैं। उसी बात को आप बोलते हैं ना, देखिए सबका साथ सबका विकास, इस तरह की बातें करती हैं। तो आज उस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, इट हैज ट्रेवल्ड अ जर्नी एंशिएंट टाइम से लेके आज पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज में हम रह रहे हैं। किस तरह से जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ है, कितनी नई नई डायमेंशन इसमें आ गई हैं, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड from sociological perspective, not from legal perspective, not from political perspective, but we will try to understand it from sociological perspective. This much is clear to all of you or not, dear friend? सीमा, ये बात समझ पा रही हैं? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? पूजा ऑलराइट, सभी को देखिए समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम समझने की कोशिश करेंगे दिस आइडिया ऑफ सिटीजनशिप दैट आई टोल्ड यू पीपल, जो मैंने आपको बोला कि एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए सिटीजनशिप बहुत जरूरी है। दिस थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू पीपल, डियर फ्रेंड। दिस थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट? कैसे, क्या है ये सिटीजनशिप, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो सिटीजनशिप का जो आइडिया है, डियर फ्रेंड, दिस आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, दिस इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट. This idea of citizenship is very old concept, and in ancient times, this idea of citizenship was there. जो ancient European city state होते थे, Roman, Greek city state, वहां पे भी idea of citizenship था. There also this idea of citizenship was there, but this idea of citizenship, dear friend, at that time, it was not inclusive, it was exclusive. So जो citizenship की जो बात है, if you trace the origin of the idea of citizenship, this citizenship idea you can trace back to ancient Roman and Greek city state. Ancient जो Roman और Greek city state थे, वहां पे भी बात होती थी citizen की, but वो जो idea of citizenship that, dear friend, it was not for everyone. बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे जिनको privileged section बोला जाता था, और बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे जिनको marginalized section बोला जाता था. प्रिविलेज सेक्शन में कौन लोग थे? रॉयल्टी थी, किंग के फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव, क्लर्जी थी, जो रिलीजियस क्लास हैं, उन्हें ज्यादा राइट्स थे, और विमेन, वीकर सेक्शन, फिजिकली डिसेबल्ड, ट्रांसजेंडर्स, स्लेव्स, इनको अलग रखा जाता था. सो वॉट एवर आइडिया ऑफ सिटीजनशिप वॉज हेयर, इफ यू कंसीडर, सिटीजन्स आर दोज हु कैन क्लेम दैट दे आर द फुल मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी. That full membership, dear friend, it was available to selected few. It was not available
टू मेजोरिटी ऑफ पीपल। सो जो मेजोरिटी ऑफ पीपल थे उन्हें ये सिटीजनशिप का आइडिया नहीं था। केवल कुछ लोग जो प्रिविलेज क्लास थे, रिच क्लास थे, जो प्रॉपर्टी टैक्स पे करते थे, उन्हें सिटीजनशिप का आइडिया था। उनका स्टेटस, उनके राइट्स दूसरों से क्या थे, बेटर थे। सो दैट वाज द आइडिया, दैट आई एम रिफरिंग एज, इट वाज एन आइडिया ऑफ एक्सक्लूसिव सिटीजनशिप। ये एक्सक्लूसिव सिटीजनशिप का आइडिया था। और आज जब आप सिटीजनशिप को देखते हैं डियर फ्रेंड, इट इज इंक्लूसिव। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं सर? व्हाट इज एक्सक्लूसिव सिटीजनशिप, व्हाट इज इंक्लूसिव सिटीजनशिप? दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल और नॉट? एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि जो प्रिविलेजेस दी जा रही हैं वो सिलेक्टेड फ्यू लोगों के लिए हैं, कुछ ही लोगों के लिए हैं, जो रिच हैं, जो पावरफुल हैं, जो प्रॉपर्टीड हैं, जो रिलीजियस क्लास हैं, केवल उनके लिए। इंक्लूसिव का मतलब इसमें आप उस जनसंख्या को भी रखेंगे जो अभी तक हाशिए पे था, जैसे विमेन को, स्लेव्स को, डिसेबल्ड को, ट्रांसजेंडर्स को, सबको इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। सच आइडिया ऑफ सिटीजनशिप इज इंक्लूसिव सिटीजनशिप। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि एंशिएंट और मिडिवल टाइम में डियर फ्रेंड जो सिटीजनशिप थी उसको बोला जा रहा है इट वाज असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल से मेरा मतलब यह है कि जब भी आप सिटीजन की बात करते हैं तो दो चीजों की बात करते हैं। आप सिटीजन्स के राइट्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ सिटीजन, एंड आप सिटीजन्स की ड्यूटीज की बात करते हैं। सो एंशिएंट और मिडिवल टाइम में डियर फ्रेंड ड्यूटीज आपकी ज्यादा थी, राइट्स आपके कम थे। मतलब ये जो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप था जो एंशिएंट और मिडिवल टाइम में प्रेजेंट था डियर फ्रेंड, इट वाज असिमेट्रिकल। ये सब्जेक्टहुड पे बेस्ड था कि इन द आईज ऑफ द स्टेट यू आर अ सब्जेक्ट। आप राज्य की नजर में एक सब्जेक्ट है, कुछ चीजें आपके लिए राज्य कर रहा है, बट उसके बदले में आपकी बहुत सारी ऑब्लिगेशन है। बट आज जो सिटीजनशिप है डियर फ्रेंड ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब आप राज्य की बातों को मानेंगे, उसके बदले में राज्य भी आपको फंडामेंटल राइट्स देगा। तो आज आप बोलते हैं ना कि संविधान का एक भाग है जो फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। देयर इज वन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है। सो नाउ देयर इज अ बैलेंस, एक तरह की इक्वालिटी है। आपके राइट्स जो आपको राज्य द्वारा दिए जा रहे हैं, स्टेट द्वारा दिए जा रहे हैं, एंड योर ड्यूटीज दैट यू आर सपोज टू परफॉर्म towards state. So there is a kind of balance. So that is a modern idea of citizenship. So this idea of citizenship, again I am saying dear friend, it is an old concept. It was there in ancient Roman and Greek city state. जो ancient Roman और Greek city state थे वहां पे भी आइडिया था सिटीजन का। बट आज जिस सिटीजनशिप की हम बात करें डियर फ्रेंड, ये मॉडर्न सिटीजनशिप है दैट इज प्रेजेंट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। एंड दिस मॉडर्न सिटीजनशिप इज डिफरेंट from ancient notion of citizenship. This thing you people are able to understand or not? ये बात सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि जिस तरह से सोसाइटीज बदली हैं, एंशियंट मिडिवल से मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न की तरफ आए हैं, उसी तरह से ये जो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप है डियर फ्रेंड ये भी इवॉल्व हुआ है। The relationship between man and state, people and government, that has changed. Earlier, you were existing as a subject in the eyes of the state, और state को आप बोले थे कि it is a march of God on the earth. ये भगवान का अवतार है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन भगवान से है वैसी एक्सपेक्टेशन आपकी राज्य से होनी चाहिए। भगवान के मंदिर में जाएंगे तो आप क्या मांगेंगे कि एक अच्छी नौकरी हो जाए, एक अच्छा मतलब शादी हो जाए, एक अच्छा घर हो, यही सब आप मांगते हैं मंदिर में जाके। और क्या मांगते हैं? क्लियर? पैसा हो, इस तरह की बातें मांगते हैं, या खाने को अन्न वगैरह हो, ये सब मांगते हैं। बट ये सारी चीजें आपको कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको घर मिल सकता है, प्रधानमंत्री इस योजना में आपको ये मिल सकता है, प्रधानमंत्री उस योजना में आपको खाद्यान्न मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में आपको रोजगार मिल सकता है। तो देखिए ये सारी चीजें मैं ऐसा बोल रहा हूं कि वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गॉड डियर फ्रेंड, गॉड का ही रिप्रेजेंटेशन है कौन? स्टेट या गवर्नमेंट। ऐसा नोशन एंशिएंट और मिडिवल टाइम में था। और गॉड हैज नो रॉन्ग, भगवान कुछ गलत नहीं करता, इसलिए राज्य भी कुछ गलत नहीं करता। ऐसी बातें लोग पहले मानते थे। मतलब आपका जो स्टेटस था वो केवल एक सब्जेक्ट का था, आपकी बहुत सारी ड्यूटीज हुआ करती थी, ऑब्लिगेशन हुआ करती थी, राइट्स नहीं थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे राज्य की नजर में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स के, अधिकारों की बात हुई, और आप
आपकी जो ड्यूटीज हैं राज्य के प्रति और राज्य की जो ड्यूटीज हैं आपके प्रति, उनके बीच में एक बैलेंस बनने लगा। और धीरे धीरे विद सर्टेन इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी, modern idea of citizenship came into existence. So from subject you got transformed to a citizen. ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड या नहीं? This thing you people are able to understand. सभी को ये बात समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। अगर होगा तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए। There is one person known as T.H. Marshall. T.H. मार्शल ऐसा बोल रहे हैं कि सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ सिटीजनशिप, कि किस तरह से जो पूरा सिटीजनशिप का आइडिया है ये ग्रो किया है, इसकी अलग अलग स्टेजेस क्या है, व्हाट ऑल आर द डिफरेंट स्टेजेस इन विच दिस इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, डियर फ्रेंड, इट इवॉल्व्ड। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, टी.एच. मार्शल बोल रहे हैं कि हाँ ये बात सच है, दिस इज राइट, that this concept originated at one point of time in European society. एक टाइम पे ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ, इसका ओरिजिन हुआ कहां पे? वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में। और अगर आप इसे ट्रेस करना चाहें, इसकी शुरुआत को अगर आप ट्रेस करना चाहें, तो आप एंशियंट रोमन और ग्रीक सिटी स्टेट से ट्रेस कर सकते हैं आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, नॉट द आइडिया ऑफ मॉडर्न सिटीजनशिप। सो दोनों में डिफरेंस है डियर फ्रेंड। व्हेन यू से कैपिटलिज्म एंड व्हेन यू से मॉडर्न कैपिटलिज्म, when you say citizenship and when you say modern citizenship, so जहां तक citizenship से केवल मतलब ये है कि citizen means a member who is a full member of society, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है। बट जब आप मॉडर्न सिटीजनशिप की बात करते हैं, इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, ड्यूटीज की बात होती है, ये कॉन्सेप्ट नया है। तो ही इज टॉकिंग अबाउट इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, कि कैसे ये आइडिया इवॉल्व हुआ और कैसे अलग अलग फेजेस में इसका ग्रोथ हुआ। तो ही सेइंग, अगर आप सिंपली समझना चाहें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह की जर्नी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, सेकुलराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन्होंने ट्रेवल किया है, वैसा ही जर्नी सिटीजनशिप ने भी ट्रेवल किया है। आप बोलेंगे कि सर ये कैसी बड़ी बड़ी बातें आप बोल रहे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक टाइम पे वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में आया, उसके बाद दूसरी सोसाइटीज में गया, एशियन सोसाइटीज में, अफ्रीकन सोसाइटीज में, लैटिन अमेरिकन सोसाइटीज में, और आज देखिए हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है। हर देश जो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहता है, उसे लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ही वो स्ट्रेंथन हो सकता है। हर देश आज अर्बनाइजेशन में इन्वॉल्व है। जो रूरल पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज की तरफ जा रही है, या जो रूरल एरियाज है वो अर्बन बनते जा रहे हैं। हर देश में डेमोक्रेटाइजेशन चल रहा है, हर देश में ब्यूरोक्रेटाइजेशन चल रहा है, हर देश में सेकुलराइजेशन चल रहा है। जो रिलीजियस सोसाइटीज थी, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज थी, धीरे धीरे वो सेकुलर सोसाइटीज हो रही हैं, प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हो रही है। सो जिस तरह की जर्नी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने, जिस तरह की जर्नी अर्बनाइजेशन ने, जिस तरह की जर्नी डेमोक्रेटाइजेशन ने, जिस तरह की जर्नी सेकुलराइजेशन ने, जिस तरह की जर्नी मॉडर्नाइजेशन ने ट्रेवल की, डियर फ्रेंड, वैसी ही जर्नी सिटीजनशिप ने भी ट्रेवल की। आप बोलेंगे वो जर्नी क्या है? वो जर्नी यही है कि दिस कॉन्सेप्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ओरिजिनेटेड इन वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज। वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में इस कॉन्सेप्ट के इवॉल्व होने के अलग अलग स्टेजेस हैं। उसके बाद जब ये वेस्टर्न यूरोपियंस दूसरे कॉन्टिनेंट के देशों के कॉन्टैक्ट में आए, कॉलोनाइजेशन के थ्रू, इंपीरियलिज्म के थ्रू, धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट इन देशों में भी आया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इन देशों को इंडिपेंडेंस मिली, सो दे ऑल्सो केम अप विद द आइडिया ऑफ व्हाट इज सिटीजन, व्हाट विल बी द राइट्स ऑफ सिटीजन। सो उसी तरह से जिस तरह से बाकी प्रोसेसेस की एक जर्नी है, वैसी ही जर्नी है किसकी? सिटीजनशिप की। उस जर्नी को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो हियर व्हाट आई एम सेइंग दैट विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के साथ, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, modern concept of citizenship emerged. I'm not just talking about citizenship, dear friend. I'm talking about modern concept of citizenship, and here you need to distinguish what is citizenship per se and what is the modern concept of citizenship. Citizenship per se का मतलब है कि you are full member of your society. इस full member के मायने कौन full member होगा, कौन नहीं होगा, ये एंशियंट और मेडिवल सोसाइटी में डिफरेंट था। और फुल मेंबर का मतलब मॉडर्न सोसाइटी में
क्या राइट्स आपको मिलेंगे, वेदर यू आर फुल मेंबर एंड व्हाट यू आर गेटिंग, दिस कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट इन मॉडर्न सोसाइटीज. दिस थिंग डियर फ्रेंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट. वी आर मोर कंसर्न विद मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप. वी आर नॉट कंसर्न विद जस्ट सिटीजनशिप. ये बात समझने की कोशिश करेगा. एंड हियर सोशियोलॉजिकली आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ डिस्टिंक्शन, सिटीजनशिप पर से एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप. ये बात आप लोग को क्लियर हो रही है डियर फ्रेंड या नहीं? This much is clear to everyone? Fine. So what I am saying, yeah, what T.H. Marshall is saying, क्योंकि T.H. Marshall एक अथॉरिटी है. जब भी आप सिटीजनशिप की बात करेंगे, सिटीजनशिप पे कोई भी बात कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक आप T.H. Marshall की बात ना करें, who has written a book that is Citizenship and Social Class in Europe, and in that book he has traced the origin एंड इवोल्यूशन ऑफ दिस इंटायर आइडिया ऑफ सिटीजनशिप. इन्होंने ट्रेस किया है कि किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का, कैसे ये ओरिजिनेट हुआ है और कैसे ये इवॉल्व हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सो ही सेइंग कि इट इज ट्रू, ये सच बात है कि ये जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का, ये इनिशियली ओरिजिनेट हुआ था यूरोप में, अगर आप इसकी बिगिनिंग को ट्रेस करना चाहें. पर धीरे धीरे ये बाकी सोसाइटीज में भी फैला और यूरोप में भी इसका इवोल्यूशन हुआ. ये कॉन्सेप्ट जब आया और आज जब आप इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो उसमें रिमार्केबल डिफरेंस है. देयर आर स्टेजेस, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस हैं, बहुत सारे चरण हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसमें ये आइडिया ऑफ सिटीजनशिप धीरे धीरे इवॉल्व हुआ. एंड हियर ही इज आइडेंटिफाइंग 3 such stages. One such stage is idea of civil citizenship. Second stage is idea of political citizenship. And third stage is idea of social citizenship. So देखिए बोल रहे हैं कि सिटीजनशिप इन सोशल क्लास. इन दिस बुक ही सेइंग कि सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद डियर फ्रेंड, एक आइडिया ऑफ सोशल सिटीजनशिप इमर्ज हुआ. सामाजिक नागरिकता की बात आई जिसमें लोगों का कहना था कि हम एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस चाहते हैं इन स्टेट सिस्टम. सो बात आई इक्वलिटी बिफोर लॉ की, न्याय के समक्ष सभी क्या है, इक्वल है, ऐसी बात आई. इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात आई पर्सनल लिबर्टी की, बात आई फ्रीडम ऑफ स्पीच की, बात आई फ्रीडम ऑफ रिलीजन की. सो सच आइडियाज दे ओरिजिनेटेड फर्स्ट. ऐसे आइडियाज सबसे पहले आ रहे हैं जब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है, हमने अपनी लाइसेंसेस टू डू एनीथिंग राज्य को सरेंडर कर दिए. नाउ स्टेट विल डिसाइड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. सही बात है, स्टेट सॉवरेन है, मॉडर्न स्टेट इज सॉवरेन और हम स्टेट के छत्र छाया में रह रहे हैं. बट स्टेट शुड गिव अस रेस्पेक्टेबल ट्रीटमेंट. जिसको हम अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर कर रहे हैं वो हमें एक रेस्पेक्टेबल ट्रीटमेंट दे. और ये हमारी कुछ मिनिमम क्या है, रिक्वायरमेंट है. दैट इज इन द आईज ऑफ द लॉ ऑल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल. ऑल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल का मतलब यह है कि कानूनी जो अदालतें हैं वहां पे आप सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे. अगर पनिशमेंट किया है किसी ने तो बराबर पनिशमेंट दिया जाएगा. इसको ज्यादा बेहतर तरीके से आप पॉलिटी की क्लासेस में समझ पाएंगे. आप डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपनी बातों को रखने का अधिकार हो, हमें पूजा करने का अधिकार हो. इस तरह की बातें आई जब पहली बार लोगों ने एक सेट ऑफ राइट्स मांगे. देखिए राइट्स का मतलब क्या होता है जब आप बोलते हैं अधिकार, राइट्स डियर फ्रेंड, ये वो प्रोबेबिलिटीज हैं, ये वो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर आपको न दी जाए, अगर आप इनसे वंचित रह जाएं तो यू मे नॉट बी एबल टू डेवलप योरसेल्फ एज यू ऑलवेज वांटेड टू डू. आप उस तरह से अपना विकास नहीं कर पाएंगे जैसा शायद आप पहले करना चाहते थे. तो हो सकता है कि एंशिएंट टाइम में, हो सकता है कि मिडिवल टाइम में वो अपॉर्चुनिटीज, वो रिसोर्सेस लोगों को डिनाई किए गए हों जिसकी वजह से वो जो बनना चाहते थे या जैसा वो करना चाहते थे ना कर पाए हों. हो सकता है कि एकलव्य काफी टैलेंटेड आर्चर रहा हो. द्रोणाचार्य जी ने क्या बोला, अंगूठा ही दे दो बेसिकली है, क्योंकि आप किसी जात विशेष को बिलोंग करते थे, मतलब इससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते थे. बहुत टैलेंटेड था कर्ण, महाभारत में आपने देखा कि कर्ण बहुत ही टैलेंटेड था, बट जहां भी आता था लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि सूत पुत्र है ऐसा. ये एक्सक्लूसिविटी की बात है कि आपके लिए बस ये है, इनके लिए ये है. जो प्रिविलेजेस हैं, जो स्टेटस है इनके लिए है, जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके लिए. दैट वाज द आइडिया इन एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटी. बट जिस तरह के हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड, जिसको हम मॉडर्न सिटीजनशिप बोल रहे हैं, इस मॉडर्न सिटीजनशिप में T.H. मार्शल बोल रहे थे जो फर्स्ट सेट ऑफ द राइट्स आए, दे विल डिफाइन योर सोशल सिटीजनशिप.
मतलब सिटीजनशिप के अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं। सामाजिक कंपोनेंट हो सकता है, सोशल कंपोनेंट हो सकता है, पॉलिटिकल कंपोनेंट हो सकता है, इकोनॉमिक कंपोनेंट हो सकता है। और ये जो कंपोनेंट है डियर फ्रेंड्स, ये एक बार में नहीं आ रहे हैं, ये विद टाइम इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा सिटीजनशिप का, ये फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट आई वांट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि ये कोई सामान नहीं कि आपने ले लिया और लॉकर में रख दिया कि हाँ अब मैं सिटीजन बन गया, बात खत्म। ये पूरा आइडिया बहुत ही डायनेमिक आइडिया है, विद टाइम, विद नीड, विद न्यू चैलेंजेस, न्यू डायमेंशंस ऑफ सिटीजनशिप विल इमर्ज। कैसे मैं आपको बताऊंगा और डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले आप सोशल सिटीजनशिप दी जा रही है व्हेन यू आर बिकमिंग फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। सेकेंड कंपोनेंट इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल सिटीजनशिप। और जब पॉलिटिकल सिटीजनशिप की बात आई तो लोगों ने बोला कि वी शुड हैव इलेक्टोरल राइट, हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सी सरकार को हम बनाएंगे और कौन सी सरकार को हम बिगाड़ सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में ये इलेक्टोरल राइट्स कुछ लोगों को दिए गए, फिर इन्हें और बढ़ाया गया और 1920 आते आते यूरोप में महिलाओं को भी क्या मिला, वोटिंग राइट मिला। सो दैट इज द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कंपोनेंट ऑफ सिटीजनशिप, जिसमें आप गवर्नमेंट ऑफिसेस को होल्ड कर सकते हैं irrespective of any gender, irrespective of any caste, irrespective of any religion. That is the idea of political citizenship. And third dear friend, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, that is idea of social citizenship. और ये जो आइडिया ऑफ इकोनॉमिक, यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल होगा। तो देखिए थर्ड जो आइडिया है दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल सिटीजनशिप। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इकोनॉमिक और सोशल सिटीजनशिप है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे मेंशन है डियर फ्रेंड, तो आप यही बोलेंगे कि डीपीएसपी में, क्योंकि ये जो पूरा आइडिया है ये 20वीं सेंचुरी का आइडिया है, 20वीं शताब्दी का आइडिया है। जब आप बोल रहे हैं कि पुअर भी हो सकते हैं और रिच भी हो सकते हैं, कोई भी अगर समाज है वहां पे रिच भी हो सकते हैं और पुअर भी हो सकते हैं। तो स्टेट शुड नॉट बी ब्लाइंड। स्टेट अगर ये बोल रहा है इन द आईज ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल, चाहे आप पुअर हैं तो भी आप हमारे लिए समान है, अगर आप रिच हैं तो भी हमारे लिए आप समान है। तो देखिए इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जो रिच पर्सन है उसके पास तो रिसोर्सेज हैं, रिच हैज रिसोर्सेज, रिच कैन टेक केयर ऑफ हिज ओन, वो अपनी केयर खुद कर सकता है। पुअर के पास रिसोर्सेज नहीं है, पुअर के पास वो संसाधन नहीं है, ही मे नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ हिज ओन। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसे लोगों की, जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, उनकी स्पेशल केयर करनी चाहिए किसे, स्टेट को। क्योंकि आप सभी को इक्वल वोटिंग राइट दे रहे हैं, रिच को भी एक वोट देने का राइट दे रहे हैं, पुअर को भी एक वोट देने का राइट दे रहे हैं अंडर पॉलिटिकल नोशन ऑफ सिटीजनशिप। बट रिच तो अपना वोट एक्सरसाइज कर लेगा सरकार को चुनने में या सरकार को बिगाड़ने में, बट पुअर हो सकता है कि उस वोट को बेच दे पैसों के बदले में। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर वोटिंग राइट दिया गया है तो पेट भर के खाना भी आपको दिया जाएगा। देखिए व्हेन यू आर वेल फेड, व्हेन यू आर स्टेबल, तभी आप अपने वोटिंग राइट का अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट बाय द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी एक नया कॉन्सेप्ट आया दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक सिटीजनशिप, वेयर यू आर सेइंग कि स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सम मिनिमम अमेनिटीज, सम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, स्टेट की। और आपका जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का डियर फ्रेंड, वो क्या कह रहा है कि स्टेट इस मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे। इट इज योर ड्यूटी दैट यू शुड मेंटेन दीज मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, मिनिमम अमेनिटीज फॉर हुम पीपल। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? सोशल कंपोनेंट ऑफ सिटीजनशिप, पॉलिटिकल कंपोनेंट ऑफ सिटीजनशिप, सिविल कंपोनेंट ऑफ सिटीजनशिप, यहां तक डियर फ्रेंड सभी को समझ में आ रहा है? आरजू, सीमा, पूजा, मोहित, विपुल, देखिए सभी को, भावना, सभी को समझ में आ रहा है यहां तक? किसी कोई डाउट नहीं है? ऑलराइट। और देखिए ये चीजें आपको बस समझनी है डियर फ्रेंड, याद करने की कोशिश मत करिएगा। मैं इतना इंफेसिस इसलिए कर रहा हूं कि आप चीजों को समझिए। एंड वंस यू अंडरस्टूड, एक बार आपने समझ लिया, आपके पास लैंग्वेज है, आपके पास भाषा है, व्हाटएवर क्वेश्चन यूपीएससी विल फ्रेम, उनको मल्टीपल डायमेंशन से मैं कवर कर रहा हूं। और इस बात का आपको भरोसा आएगा जब देखिए आप क्वेश्चंस को देखेंगे, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखिए क्या हो रहा है कि राइट टू पार्टिसिपेट इन एन एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेरोल्ड लास्की, स्टेट हैज ऑब्लिगेशन, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।
और जब मैं सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा तो देखिए पूरा जो डिबेट है डियर फ्रेंड, जो पूरा डिबेट किस बात को लेके है, जो पूरा डिबेट है इस बात को लेके है कि एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल रहते हैं राज्य की कस्टडी में, स्टेट डिसाइड कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज इलीगल। मैंने आपके साथ नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, और जब मैंने आपके साथ नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि स्टेट इज एन एंटिटी और ए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हु हैज सॉवरेनिटी, हु हैज टेरिटोरियलिटी एंड हु हैज राइट टू मेंटेन ए काइंड ऑफ ऑर्डर। अगर वो ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो वॉयलेंस यूज करने का एक्सक्लूसिव राइट है किसके पास? स्टेट के पास। ऑल दीज थिंग्स आई डिस्कस विद यू पीपल। उसी तरह से यहां पे मैं बोल रहा हूं कि देर इज वन स्कॉलर हेरोल्ड जे लैस्की, और हेरोल्ड जे लैस्की बोल रहे हैं कि एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स। हर राज्य को जाना जाता है इन बातों से कि किस तरह के राइट्स आप क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो देखिए आप नए लॉज ला रहे हैं, कुछ राज्यों की सरकारें लॉ ला रही हैं, आप सोशल पर्सपेक्टिव से सोचिए। आप ऐसा लॉ ला रहे हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है, और फोर्सफुल कन्वर्जन वाला जो क्लॉज था उसमें एल्यूरमेंट बाय मैरिज को भी आपने ऐड कर दिया है। अब देखिए इससे होगा क्या, इंटर रिलीजियस मैरिजेस करने से लोग डरेंगे, क्योंकि जब ऐसी मैरिजेस होती हैं तो कई बार अपने कन्वीनियंस के लिए लोग रिलीजन क्या करते हैं, बदलते हैं। तो यहां पे ये देखा जाएगा कि ऐसा तो नहीं कि आप इंटर रिलीजियस मैरिजेस को रोकना चाहते हैं। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लोग इस तरह से देखेंगे, लीगल पर्सपेक्टिव से तो बस ये देखेंगे कि लॉ को बनाते समय, लॉ को बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया है नहीं किया है। अगर किया गया है तो सब कुछ सही है, बट इसका रैशनल, इसका लॉजिक, इसकी रीजनिंग कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमारे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको उनके ये जो राइट्स हैं कि वो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकें, ऐसा कर सकें, उससे वंचित करना चाहते हैं। और आप बोले कि ठीक है आप कर सकते हो, बट जाति से बाहर मत जाना, धर्म से बाहर मत जाना, नहीं तो हम देखेंगे कि आपने अपनी मर्जी से किया है या क्या किया है, और वहां पे हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसको मिसयूज भी कर सकती हैं। देखिए इस तरह का जो इंटरफेरेंस होगा कहीं ना कहीं ये आपकी जो अच्छी इमेज है उसे खराब कर सकता है। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एवरी स्टेट इज नोन फॉर व्हाट, द काइंड ऑफ द राइट्स इट मेंटेन्स फॉर द पीपल। कितनी लिबर्टी आप दे रहे हैं, कितनी फ्रीडम दे रहे हैं, कितना जस्टिस लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, उससे जाना जाता है कि आप अच्छे हैं, आप कौन है, खराब है। ऐसा बोल रहे हैं कौन? हेरोल्ड लैस्की। और हेरोल्ड लैस्की बोल रहे हैं कि जो भी स्टेट होता है उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टुवर्ड्स सिटीजन्स बेसिकली। तो स्टेट का मतलब ये नहीं है कि बस आप एक सॉवरेन इंस्टीट्यूशंस हैं और लोगों से ओबीडियंस आप कमांड करते हैं, लोगों से रेस्पेक्ट आप कमांड करते हैं कि लोग स्टेट की रेस्पेक्ट करें, लोग स्टेट के प्रति अपना पैट्रियोटिज्म शो करें। आओ करेंगे, पीपल विल डू, बट उसके बदले में आपकी भी क्या है, आपकी भी बहुत सारी ड्यूटीज हैं। और अगर इनके बीच में बैलेंस रहेगा डियर फ्रेंड, लोगों के जो सपोज आप स्टेट है, और स्टेट के बारे में हमने ऐसा डिस्कस किया कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे हैव सरेंडर्ड, इंडिविजुअल्स ने अपने सॉवरेनिटी को सरेंडर कर दिया है किसे, स्टेट को। और आज की डेट में स्टेट सॉवरेन है, इंडिविजुअल सॉवरेन नहीं है। इंडिविजुअल इज एग्जिस्टिंग ऑन द मर्सी ऑफ स्टेट, स्टेट डिसाइड्स कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है, ये स्टेट डिसाइड करता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं कि जिस तरह से लोगों ने अपनी सॉवरेनिटी, अपने लाइसेंसेस आपको सरेंडर कर दिए हैं, आपको भी उनको बदले में क्या देना है, यू हैव टू गिव उनको नंबर ऑफ राइट्स। इसमें से एक कैटेगरी ऑफ राइट्स को आप फंडामेंटल राइट बोल रहे हैं, इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। सो वॉट एवर सॉवरेनिटी स्टेट enjoys, state should use that sovereign power to maintain welfare of masses। लोगों के कल्याण के लिए आपको अपनी सॉवरेन पावर को क्या करना है, यूज करना है। बट इफ पीपल विल डेवलप एन आइडिया, अगर लोगों को ऐसा लगेगा कि राज्य अपनी संप्रभुता, राज्य अपनी सॉवरेनिटी लोगों के वेलफेयर के लिए यूज नहीं कर रहा है, उनके एक्सप्लॉयटेशन के लिए क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो वहां पे डियर फ्रेंड एक लेजिटिमेशन क्राइसिस इमर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? लेजिटिमेशन क्राइसिस। इसके बारे में बात कर रहे हैं हैबरमास, और हैबरमास बोल रहे हैं कि एक लेजिटिमेशन क्राइसिस हो जाएगी
अगर राज्य, इफ स्टेट फेल इन इट्स ऑब्लिगेशन, देन इट विल सीवियरली अफेक्ट द लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट. सो जो भी आपके ऊपर पावर एक्सरसाइज कर रहा है, आप उसकी पावर को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बेहतरी के लिए है. फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स बच्चों को कई बार डिसिप्लिन करते हैं और डिसिप्लिन करने के प्रयास में कई बार रिडिक्यूल करते हैं. आपकी स्कोल्डिंग होती है, आपको डांटा जाता है और कई बार पीट भी दिया जाता है. कई बार पेरेंट्स पीट भी देते हैं, ठीक है एक दो थप्पड़ दे दिया, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एहसास होता है कि अगर फादर ने ऐसा किया है, मदर ने किया, तो आपकी बेहतरी के लिए किया, फॉर योर बेटरमेंट. तब तक आप चीजों को एक्सेप्ट करते रहते हैं. बट एक मूवी है टू स्टेट मूवी, आप लोग ने देखा होगा, आप लोग यंग लोग हैं जरूर देखा होगा. देखिए उस मूवी में क्या हो रहा है कि जो एक्टर हैं, एक्टर स्लैप्ड हिज फादर. जो अर्जुन कपूर है उन्होंने अपने फादर को एक थप्पड़ मार दिया. इसलिए मार दिया कि कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि जिस तरह का वायलेंस फादर एक्सरसाइज कर रहे हैं मदर पे, उसमें कोई बेहतरी नहीं है, ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है. सो स्टेट हैज पावर टू एक्सरसाइज ओवर सिटीजन्स to the extent that citizens they consider that power legitimate, just, fair, reasonable. But you should not misuse that power just to exploit people, just to make them into live in suffering. अगर आप इसके लिए करेंगे तो जो लेजिटिमेसी है स्टेट की वो ब्रेक हो जाएगी डियर फ्रेंड. सो आप कई बार ऐसा देखते हैं कि सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, एक नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा है. और उस नक्सलाइट मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए बहुत सारा पैरामिलिट्री फोर्स, बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज लगे हुए हैं. बट कहीं ना कहीं लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा होगा, जिसकी वजह से पिछले 10-12 सालों से मूवमेंट चल रहा है, या उससे भी ज्यादा टाइम से. ये लेजिटिमेशन क्राइसिस है. ये क्या है? लेजिटिमेशन क्राइसिस है. क्योंकि किसी भाग में लोगों को शायद ऐसा लगता है, जो ट्राइबल पीपल है, जो मार्जिनलाइज पीपल है, कि कहीं ना कहीं जो विकास की ये प्रक्रिया है, जो डेवलपमेंट का ये प्रोसेस है, उससे उन्हें दूर रखा गया, वो हाशिए पर रह गए. इसलिए एक लेजिटिमेशन क्राइसिस इमर्ज होगी जब लोगों को ऐसा लगेगा कि सरकारें उनसे ओबीडियंस तो डिमांड कर रही हैं, उनसे रेस्पेक्ट तो डिमांड कर रही हैं, बट उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रही हैं. सच सिचुएशन विल क्रिएट ए सिचुएशन ऑफ लेजिटिमेशन क्राइसिस. दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? दिस मच एवरीवन इज क्लियर? यहां तक कोई डाउट डियर फ्रेंड? थॉमस, मोनिका, आरजू, ज्योति, किसी को भी दिखे भावना कहीं पे भी? लेजिटिमेशन क्राइसिस तब होगा जब राज्य की जो पावर आप पे है वो आपको जस्ट नहीं लगेगी, फेयर नहीं लगेगी, रीजनेबल नहीं लगेगी, वो आपको अनजस्ट लगेगी, अनफेयर लगेगी, अनरीजनेबल लगेगी. देन यू विल क्वेश्चन दैट पावर ऑफ स्टेट. पीपल विल प्रोटेस्ट, people will agitate. Such protest and agitation, they may be peaceful and they may be violent also dear friend. This thing you are able to understand or not, कि क्यों legitimation crisis हो रहा है. ये बात आप सभी समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं. अब देखिए हम समझने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया, और ये आइडिया है ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप. ग्लोबलाइजेशन का ये जो वैश्वीकरण का दौर हम देख रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है सिटीजनशिप में. दिस थिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट एस्पेक्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इज क्रिएटिंग सम इम्पैक्ट ऑन दिस आइडिया ऑफ सिटीजनशिप. तो देखिए ग्लोबलाइजेशन है क्या, हमने आपके साथ डिस्कस किया. व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद यू पीपल आइडिया ऑफ नेशन, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद यू पीपल आइडिया ऑफ स्टेट, एट दैट टाइम आल्सो आई डिस्कस विद यू पीपल दिस इंटायर आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन. उस समय भी मैंने आपके साथ ग्लोबलाइजेशन का आइडिया डिस्कस किया कि किस तरह से जो नेशन स्टेट हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो डिमिनिश हो रही हैं, वो डाइल्यूट हो रही हैं. एंड अक्रॉस द बॉर्डर पीपल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं. लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, और कल्चरल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे अब ये जो स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं उनकी जो वैलिडिटी है वो डाइल्यूट हो रही है बेसिकली. सो ट्रिमेंडस फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिमेंडस फ्लो ऑफ मनी, ट्रिमेंडस फ्लो ऑफ ट्रेड, ट्रिमेंडस फ्लो ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक देश से दूसरे देश तक पैसा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, इन सब का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है. तो ये जो नैरो आइडिया था सिटीजनशिप का कि आप किसी नेशन स्टेट के मेंबर हैं, तो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ नेशन स्टेट,
दैट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू चेंज। उसमें क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। दैट एस्पेक्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड, कि किस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो इस पूरे आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को बदल रहा है, बेसिकली चेंज कर रहा है। दिस थिंग आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू पीपल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो बड़े चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को देखें तो दो बड़े चेंजेस आ रहे हैं। एक तो आइडिया ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप आ रहा है और एक आइडिया ऑफ डुअल सिटीजनशिप आ रहा है। इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि फास्ट मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, फास्ट मूवमेंट ऑफ कैपिटल हो रहा है, फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रेड हो रहा है और क्रिएशन ऑफ ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज इमर्ज हो रही हैं। ट्रांसनेशनल कम्युनिटी से मेरा मतलब यह है कि अगर आप थोड़ा बहुत पॉप म्यूजिक को अगर थोड़ा लाइक करते हैं, जैज, मेटल, नॉन मेटल, ये सब अगर आप देखते हैं, तो आपके जो हीरोज हैं म्यूजिक में, जो आपके हीरोज हैं, वो केवल इंडियन सिंगर नहीं है, इंडियन म्यूजिशियन नहीं है। आप ऐसे ग्लोबल फैशन आइकॉन के साथ, म्यूजिक आइकॉन के साथ, ऐसे ग्लोबल एक्टर के साथ, एक्ट्रेस के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। और हो सकता है कि वो यूएस में रह रहा हो और इंडिया में रह के आप उसके तरह कैजुअल्स पहन रहे हैं, उसके तरह से बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, यो कर रहे हैं। तो देखिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं क्योंकि आप उस पर्सन के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये ट्रांसनेशनल आइडेंटिटीज है। ट्रांसनेशनल आइडेंटिटी मतलब कि आप उसी तरह से कपड़े पहन रहे हैं, उसी तरह से हेयर कट करा रहे हैं, उसी तरह का एक्सेंट आप एक्वायर कर रहे हैं, उसी तरह के आपने ईयर रिंग पहनी है जैसा अमेरिकन कोई यूथ पहन रहा होगा, क्योंकि आप अपने आप को टीनेज समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? टीनेज। मैं टीनेज हूं, मैं यंग हूं, मैं यूथ हूं, इस तरह की चीजें आप, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं, ऐसे आप चीजें बना रहे हैं। ये एक ट्रांसनेशनल आइडेंटिटीज हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप आप सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट से पाएंगे कि ये जो ग्रुप्स हैं, इनकी जो मेंबरशिप है, ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों के लिए है, किसी पर्टिकुलर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस वाले लोगों के लिए, या किसी पर्टिकुलर सोच वालों के लिए है, कि वो लिबरल्स हैं, वो कंजर्वेटिव हैं, वो राइट विंग हैं, वो लेफ्ट विंग हैं, वो होमोसेक्सुअल्स हैं, वो टीन एजर्स हैं। तो देखिए इस तरह की आइडेंटिटीज जो इमर्ज हो रही हैं, इसमें कोई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये केवल इंडिया के टीन एजर्स का ग्रुप है, ये केवल इंडिया के जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनका ग्रुप है। ऐसे जो आप ग्रुप्स बना रहे हैं, ये ट्रांसनेशनल ग्रुप्स बना रहे हैं, जिसमें अपने जो एज ग्रुप को आपने वहां पे मेंशन किया है एज ए क्लास ऑफ पीपल, उससे रिलेटेड इश्यूज, उससे रिलेटेड कंसर्न्स, उससे रिलेटेड चैलेंजेस आप वहां पे डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। उससे रिलेटेड बातें आ रही हैं कि ग्लोबल सिख, आप ऐसा बोलें कि सिख लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और ऐसा बोल रहे हैं कि हम एक रेफरेंडम कराएंगे। क्या कराएंगे? रेफरेंडम कराएंगे। देखिए इस तरह की जो बातें हैं, ये जो बातें हैं, ये ट्रांसनेशनल है। इसका किसी देश की टेरिटरी से कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी एस्पिरेशंस को बता रहा है, आपकी सोच को बता रहा है कि आप एक देश की टेरिटरी से बंधे हुए लोग नहीं है। आपकी जो एस्पिरेशंस हैं वो ग्लोबल लेवल पे हैं। और ये जो ग्रुप बनाया गया, ये ग्लोबल जो सिख कम्युनिटी है, या ग्लोबल जो यूथ है, या ग्लोबल जो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लोग हैं, उनकी एस्पिरेशंस को क्या करता है? दर्शाता है, उनके एस्पिरेशन को मैनिफेस्ट करता है। तो ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में डियर फ्रेंड, ट्रांसनेशनल नेटवर्क बन रहे हैं। और ये जो ट्रांसनेशनल नेटवर्क है डियर फ्रेंड, सच ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स, दे आर गिविंग राइज टू मल्टीपल आइडेंटिटीज। मल्टीपल आइडेंटिटीज का मेरा मतलब क्या है? आज आप कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि मैं ब्राह्मण हूं, फिर आप ऐसा बोलते हैं कि मैं एक हिंदू हूं, फिर आप बोलते हैं कि मैं नॉर्थ इंडियन हूं, और फाइनली आप बोलते हैं कि मैं इंडियन हूं। यहां तक जाके आप रुक जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो हाईएस्ट ग्रुप जिसके साथ आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो इंडिया है बेसिकली। बट मेनी टाइम इट हैपेंस कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया और नंबर ऑफ ग्लोबल इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पे, ग्लोबल टेररिज्म के मुद्दे पे, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे, हो सकता है कि यूथोपिया में कुछ हो रहा हो और इंडिया का कोई व्यक्ति, इंडिया का कोई स्कॉलर, इंडिया का कोई इंटेलेक्चुअल उस पर अपनी बातों को रख रहा हो, या उस पर होने वाले सेमिनार में भाग लेने के लिए इंडिया से जा रहा है। देखिए ये ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स मल्टीपल आइडेंटिटीज को जन्म देते हैं और आप अपनी मल्टीपल आइडेंटिटीज बनाते हैं, और जिन मल्टीपल आइडेंटिटीज की वजह से यू कंसीडर योरसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। एंड आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज आप इंडियन है दैट डजंट मीन्स कि यू आर मैरिड टू इंडिया। ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ आपकी शादी हो गई, ऐसा नहीं है। आप इंडियन है, ठीक है, अच्छी बात है, इंडिया के लिए आपकी रिस्पेक्ट है,
इंडिया का आप ऑनर करते हैं, आप पैट्रियट हैं, बट एट द सेम टाइम ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे ऐसे एनजीओ आ गए हैं लाइक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगर वो बोल रहे हैं कि इंडिया में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप इस बात को लेकर इम्यून हैं, आप उस बात को सुनते हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि इंडिया में किसी एरिया में ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन हो रहा है, तो आप उस बात को सुनते हैं, क्योंकि आप इन ग्लोबल इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल करप्शन, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज, इनके साथ खुद को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यू आर प्रोड्यूसिंग, धीरे धीरे आप पाएंगे कि इंडिया के जो स्कूल्स हैं, इंडिया के जो कॉलेजेस हैं, वो ग्लोबल सिटीजन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्कूल्स हैव बिकम ग्लोबल, कि ग्लोबल स्कूल, ये इंटरनेशनल स्कूल। सो दिस इज द आइडिया ऑफ व्हाट ग्लोबल सिटीजनशिप, कि नाउ वी आर डेवलपिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज। हमारी आइडेंटिटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी जात, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी देश से भी, बिकॉज हम अपने आप को एक ग्लोबल कम्युनिटी का मेंबर समझ रहे हैं, जहां पे ग्लोबल कंसर्न्स हैं, ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ग्लोबल प्रेफरेंसेस हैं, ग्लोबल वैल्यूज हैं, ग्लोबल हैबिट्स हैं, ग्लोबल टेस्ट हैं, एंड देयर यू आर कंसिडरिंग कि अगर इसका हमें पार्ट बनना है, तो यू शुड कंसिडर योरसेल्फ एज ग्लोबल सिटीजन। ये बात समझ पा रहे हैं? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड, डियर फ्रेंड, और नॉट? पानी यहां तक देखिए सभी को क्लियर है डियर फ्रेंड? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ और नॉट? ठीक है, फाइन। तो देखिए इस सारी बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको समझने की जरूरत है, और आप लोग अगर समझ रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं डियर फ्रेंड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इनसे रिलेटेड देखिए अलग अलग क्वेश्चंस कई बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी से रिलेटेड एक और आइडिया मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला तो मैंने आपके साथ ग्लोबल सिटीजनशिप की बात की थी, अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं ड्यूअल सिटीजनशिप की, कि ड्यूअल सिटीजनशिप क्या है। अब देखिए होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि इस बात को एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल की तरह से लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब मैरिज होने वाली होती है, तो जो भी गर्ल होती है, उसकी मदर उसको कुछ कुछ सिखाती हैं, खाना बनाना सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, क्योंकि जिस घर में आप जाने वाले हो सकता है इसकी जरूरत पड़े आपको। ऐसा ट्रेडिशनली पारंपरिक जो इंडियन परिवार होते हैं, वहां पे ऐसा किया जाता है। आज देखिए बहुत सारे चेंजेस आ गए, शायद ना होता हो, बट इसको हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। क्या होते हैं? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, कि जिस नए परिवार में, जिस नए ग्रुप में आप जाने वाले हैं, उसके लिए खुद को आप तैयार कर लीजिए। पहले क्या होता था डियर फ्रेंड, कि जब आप यूएस माइग्रेट करने वाले होते थे, यूके जाने वाले होते थे, कनाडा जाने वाले होते थे, उसके पहले ही 6-7 महीने पहले ही आप अपनी बहुत सारी हैबिट्स को चेंज करने लगते थे। आप कैपरी वगैरह पहनने लगते थे, जैसा यूएस और कनाडा में लोग पहनते हैं, ज्यादा टी शर्ट वगैरह पहनने लगते थे। धीरे धीरे आपने किसी अच्छी इंग्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन किया, जहां से आप वो कैनेडियन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट को एक्वायर कर सकें। आप सबवे वगैरह का फूड खाने लगते थे, दाल चावल वगैरह थोड़ा सा कम कर देते थे, कि जब आप यूएस जाएं, जब आप कनाडा जाएं, तो कोई समझ ना पाए कि आप इंडियन हैं, उसको लगे कि आप हमेशा कनाडा में ही रहते रहेंगे। दैट वाज द आइडिया ऑफ एसिमिलेशन। उसको बोला जा रहा था एसिमिलेशन, कि इफ यू आर लिविंग इन यूएस, यू शुड लिव लाइक अमेरिकन। अमेरिका में आपको अमेरिकन की तरह रहना पड़ेगा, इसको बोलते थे अमेरिकनाइजेशन। और ये जो अमेरिकनाइजेशन था, वो इस बात पे बेस्ड था कि यू हैव गिवन अप योर पेरेंट आइडेंटिटी, यू हैव गिवन अप योर ओन सोसाइटी। आप अपनी पेरेंट सोसाइटी को, आप अपने एथनिक कम्युनिटी को छोड़ के आ रहे हैं, और ये देश आपको तभी अपनाएगा जब आप कंप्लीटली इस देश के हो जाए। और इस देश के आप तब हो जाएंगे जब अपने कल्चर को भूल के, अपनी संस्कृति को भूल के आप कंप्लीटली इस संस्कृति को अपना लेंगे। तो देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि इंडिया में लोग आपको सर नेम से बुलाते हैं। सर नेम से मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि आप मिश्रा जी हैं, आप श्रीवास्तव जी हैं, ऐसे बुलाते हैं आपको। यूएस में लोग आपको फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, फर्स्ट, जॉन, माइक, इस तरह से। तो बहुत सारे इंडियंस जब गए 70s में, 80s में, 90s में, तो उन्होंने अपने नाम ऐसे रखे, माइक वर्मा, टिम सिन्हा, बॉबी जिंदल। मतलब जो पहला नाम बुलाया जाएगा आपको, तो बॉबी नाम आएगा, टिम नाम आएगा, माइक नाम आएगा, जॉन,
सरनेम तो वहां पे कोई बुलाएगा नहीं। मतलब ये एक तरह का प्रेशर आपने पाया कि यूएस में अगर आपको रहना है तो यू शुड लिव लाइक एन अमेरिकन। इसको एसिमिलेशन अप्रोच बोला गया। बट बोलने की आज ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप ड्यूअल सिटीजनशिप मेंटेन कर सकते हैं, इफ नॉट लीगली एटलीस्ट सोशली। यू नीड नॉट टू ब्रेक। आपको अपनी सोशल जो टाइज हैं अपनी पेरेंट सोसाइटी के साथ, उन्हें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। आपके जो कल्चर है, आपका जो एथनिक ग्रुप है, उसके साथ जो आपका रिलेशन है, उसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। उसे मेंटेन रखते हुए भी आप यूएस के, आप ऑस्ट्रेलिया के, आप कनाडा के सिटीजन बन सकते हैं, ऐसी बात की गई। सो दैट इज द आइडिया ऑफ डुअल सिटीजनशिप, दैट यू कैन मेंटेन your own cultural ties, at the same time you should acquire certain value preferences of new society. This thing came into existence. ये बात डियर फ्रेंड समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? दिस आइडिया ऑफ डुअल सिटीजनशिप जो इस बात पे बेस्ड है कि आपको अपने कल्चर, अपने एथनिक ग्रुप, अपनी वैल्यूज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिना उन्हें छोड़े भी आप इस समाज के मेंबर बन सकते हैं। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे डियर फ्रेंड? This thing you people are able to understand? ठीक है, इसी बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीमा ऐसा बोलने की रिपीट करिए। तो देखिए, डुअल सिटीजनशिप जो कॉन्सेप्ट है इस बात पे बेस्ड है कि पहले जो आइडिया था वो एसिमिलेशन था। एसिमिलेशन मीन्स अपने कल्चर को आप छोड़ दीजिए, अपने कल्चर को आप भूल जाइए और नए कल्चर में आप खुद को एकदम से भुला दीजिए। आप नए कल्चर के हो जाइए, अपनी आइडेंटिटी को भूलते हुए नई आइडेंटिटी को एक्वायर कर लिए। ये एसिमिलेशन था। बट बोले कि आज का जो समाज है वो एसिमिलेशन पे बेस्ड नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन अप्रोच। इंटीग्रेशन अप्रोच इस पे बेस्ड है कि यू कैन मेंटेन योर ओन कल्चर, you can maintain your own identities, and while maintaining your culture, your identities, you can live in this society also. So this approach is integration approach, and now most of the Western European countries they are following integration approach, dear friend. उसी के साथ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आप नई सोसाइटी को अडॉप्ट कर रहे हैं डियर फ्रेंड, while adopting new society, no need to break your ethnic and traditional ties with your old society. अपनी पुरानी सोसाइटी के साथ एथनिक और ट्रेडिशनल टाइज को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है जब आप इस नए समाज के क्या बन रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं। दैट इज आइडिया। सो दिस कॉन्सेप्ट हैज गिवन राइज टू डुअल सिटीजनशिप, और ये आइडिया रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, दिस आइडिया ऑफ व्हाट, डुअल सिटीजनशिप। इसी के साथ देखिए, मैं आपके साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा जो पिछले कुछ सालों में, पिछले 5-6 सालों में ये काफी पॉपुलर हुए हैं। देखिए, यहां तक जो मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑफ सिटीजनशिप, और वहां पे जो मैंने आपको बताया ग्लोबल सिटीजनशिप एंड डुअल सिटीजनशिप, यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखिए, इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? इफ एनी डाउट इज देयर डियर फ्रेंड, यू पीपल में आस्क। अगर कोई डाउट नहीं है तो यस, हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है ऐसा मैं प्रिज्यूम करता हूं। आप लोग काफी टैलेंटेड लोग हैं, कोई डाउट नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, बात करते हैं नए जो चेंजेस आ रहे हैं, नए जो चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो बोलेंगे लास्ट 5-10 ईयर, और यू मे टेक इनफैक्ट 1 decade, 1.5 decade, number of new ideas are emerging, and such new ideas I will discuss with you people, dear friend. और जब मैं न्यू आइडियाज को आपके साथ डिस्कस करूंगा तो वहां पे देखिए, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया ना कि एक सिविल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, एक पॉलिटिकल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, हमने आपके साथ डिस्कस किया एक सोशल एंड इकोनॉमिक सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, सोशल एंड इकोनॉमिक का। बोले बात इससे बहुत आगे आ चुकी है। ये सब बातें थी 20वीं शताब्दी तक की। नाउ वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। अभी हम रह रहे हैं कहां पे? 21st सेंचुरी में। और जब मैं 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूं तो बहुत सारे नए आइडियाज आ रहे हैं। आइडियाज लाइक एक फेमिनिस्ट सिटीजनशिप की बात हो रही है कि विमेन के लिए अलग से कंसर्न होना चाहिए। एक अल्टरनेट सेक्सुअलिटी मूवमेंट्स चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ये जो मेल और फीमेल के जो 2 ऑप्शन आप देते हैं फॉर्म में भरने के लिए, उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। इनके लिए सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, आपको
ट्रांसजेंडर्स की बात हो रही है, होमोसेक्सुअल्स की बात हो रही है, इनका क्या बेसिकली, क्या ये हाशिए पे रहेंगे, क्या ये मार्जिन पे रहेंगे, और हम इन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बना पाएंगे, इसकी बातें हो रही है बेसिकली। एंड व्हाट अबाउट माइनॉरिटीज बेसिकली ने, और इस तरह के मल्टी कल्चरलिज्म की बात हो रही है, और इस मल्टी कल्चरलिज्म में स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा उन लोगों को जो नंबर में लेस हैं, उन्हें मेजॉरिटी कल्चर से कोई डर न लगे, वो अपनी ट्रेडिशन, अपने कस्टम्स को मेंटेन कर पाएं, और मेजॉरिटेरियनिज्म को नेशनलिज्म में कन्वर्ट न किया जाए, ऐसी बातें आ रही। तो नए नए कंसर्न्स, और इन नए नए कंसर्न्स के अकॉर्डिंग स्टेट ने लेजिस्लेशन के थ्रू, पॉलिसीज के थ्रू बहुत सारे नई नई चीजें लाई है। उन बातों को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड। समझने की कोशिश करिएगा कि व्हाट आई वांट टू से, कि ये जो सिटीजनशिप का पूरा कॉन्सेप्ट है, इट इज गेटिंग इवॉल्व इन रिसेंट टाइम्स, और इट इज गेटिंग इवॉल्व इन रिसेंट टाइम फर्स्ट थ्रू फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट के थ्रू ये इवॉल्व हो रहा है। दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं अल्टरनेट सेक्सुअलिटी मूवमेंट के थ्रू, और तीसरा मल्टीकल्चरलिज्म के थ्रू। इन तीन अलग अलग मूवमेंट्स की वजह से ये पूरा आइडिया है सिटीजनशिप का, ये जो पूरा आइडिया है नागरिकता का, धीरे धीरे डियर फ्रेंड दिस इंटायर आइडिया इज गेटिंग इवॉल्व। ये आइडिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो 20th सेंचुरी में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वुमेन को भी वोटिंग राइट दे दिए गए, बट ट्रेडिशनली most of the societies, either you call European societies, either you call Asian societies, you call Latin American society, American society, any other kind of society, they were a patriarchal society. और पैट्रियार्की का मतलब क्या है, जब मैं आपके साथ जेंडर एज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बता रहा था, एट दैट टाइम आई डिस्कस विथ यू पीपल डियर फ्रेंड, पैट्रियार्की इज अ काइंड ऑफ सिस्टम वेयर men they dominate and exploit women. Men they consider that they have right over women, women's property, women's body, women's thinking, इसके ऊपर जो मेन का कंट्रोल है, ऐसा जो सोच है उसे पैट्रियार्की बोला गया। तो ट्रेडिशनली ऐसा पाया गया कि जो पूरा स्टेट सिस्टम है इट इज मोर फेवरेबल टू पैट्रियार्की। पैट्रियार्की के अकॉर्डिंग ही स्टेट सिस्टम आया, और 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, नंबर ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट दे हैव इमर्ज। पहले तो उन्होंने बोला कि हमें इक्वालिटी चाहिए, और दूसरी उन्हें इक्विटी चाहिए। इक्वालिटी और इक्विटी दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, बट दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है डियर फ्रेंड। इक्वालिटी में आप सभी को समान ट्रीट करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंसेस, बट women they are saying कि such equality cannot be a reality unless until some equity will be there. Equity means some special preferences should be given to women. Some special policies should be implemented for women. तो अगर आप बजट बना रहे हैं, अगर आप बजट बना रहे हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, तो आप बताएंगे कि अगर इतना पैसा आपने खर्च किया तो गर्ल चाइल्ड का इनरोलमेंट कितना बढ़ा प्राइमरी स्कूल्स में। अगर इतना पैसा आपने हेल्थ पे खर्च किया तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना कम हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना कम हुआ। मतलब हर स्कीम का, हर प्रोग्राम का, हर प्रोजेक्ट का एक जेंडर कंपोनेंट होना चाहिए। जब आप जेंडर बजटिंग की बात करते हैं, महिलाओं के लिए ये जो लोकसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, पंचायत में, यहाँ पे इनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, इसकी जब बात होती है दैट इज अ जेंडर कंपोनेंट। ये जो सोशल कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप है, जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप है, जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें जेंडर कंपोनेंट क्या है, महिलाओं के लिए अलग से क्या किया जा रहा है। सो बोले कि बिकॉज ऑफ दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट डियर फ्रेंड, सेपरेट राइट्स फॉर वुमेन, वुमेन के लिए अलग से अधिकार हो, मोर राइट्स हो वुमेन के लिए इन ऑक्यूपेशंस, इन पॉलिटिकल एंड अदर सोशल पॉलिसीज। ये एक डिमांड है, और ये जो डिमांड आई है ये बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की वजह से आई है। और इंडिया में आप पाएंगे कि आपने जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया डियर फ्रेंड, उसमें ऐसी आपने बात की कि 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन एट ऑल लेवल ऑफ इलेक्शन इन म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे राज्यों में 50% तक भी सीट्स रिजर्व की गई हैं, और ये वेलकम मीजर है जब गवर्नमेंट, सरकारें अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोग्राम्स में, अपनी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक जेंडर कंपोनेंट रख रहे हैं, दे आर कीपिंग समथिंग स्पेशल फॉर वुमेन। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड और नॉट? ये बात आप सभी लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से एक जेंडर कंपोनेंट आ रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में,
गवर्नमेंट के प्रोग्राम में, गवर्नमेंट की नीतियों में ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? पूजा ये बात समझ पा रही है कि कैसे एक जेंडर कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं? नहीं, देखिए ये कैसे, देखिए सीमा, ये आप बोल रहे हैं कि नहीं क्लियर हुआ, ये तो एकदम ही क्लियर होना चाहिए था, क्योंकि ये महिलाओं की बात हो रही थी और ये भी आपको क्लियर नहीं। देखिए ये गलत बात है। देखिए मैं बोल क्या रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप ऐसा बोलते हैं कि जेंडर बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, महिलाओं और पुरुषों को आप बराबर रखेंगे। देखिए बराबर तो आप रखेंगे, दैट इज फाइन, बट आप समझने की कोशिश करिए ना। देखिए समझने की कोशिश करिए कि जो पुरुष हैं उनका जो बेस है, उनका बेस बहुत बड़ा है बेसिकली। अगर आप इसको मेल समझे और अगर आप यहाँ पे किसी को फीमेल समझे बेसिकली, तो जो फीमेल है उनका जो बिगिनिंग पॉइंट है वो अलग है बेसिकली। अगर ये फीमेल है और ये मेल है, दोनों की जो शुरुआत होगी वो अलग अलग पॉइंट पे होगी, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारा जो सोसाइटी रहा है पैट्रियार्कल रहा है, पैट्रीलोकल रहा है, पैट्रीमोनियल रहा है। इसमें हमेशा पुरुषों का स्थान ज्यादा अच्छा माना गया, महिलाओं को कम माना गया। आप सेकेंड विश्व युद्ध के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हैं और जिसमें अगर आप बोल रहे हैं कि दोनों बराबर होंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा, बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत है, महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत है, तभी वो पुरुषों के साथ क्या कर पाएंगे, कंपीट कर पाएंगे। ये बात समझ पा रही है सीमा? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो देखिए केवल ये बोल के कि दोनों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा जेंडर के बेसिस पे, काम खत्म नहीं हो जाएगा। स्टेट अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता, आपको महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, तब जाके उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नाउ दे कैन कंपीट विथ मेन। अब वो मेन के साथ क्या कर सकते हैं, कंपीट कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस डियर फ्रेंड तभी आएगा जब आप women के लिए कुछ स्पेशल करेंगे। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात समझ पा रहे हैं? उसी तरह से देखिए, उसी तरह से एक बात हो रही है कि कुछ लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, देर आर सम पीपल दे आर सेइंग कि दे हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस फॉर देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। उनकी ओरिएंटेशन अलग है और उन्हें बीमार, उन्हें खराब ऐसे लोग की तरह से ना देखा जाए। जो हमारा ट्रेडिशनल ओरिएंटेशन था कि ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, ये जो प्रकृति का नियम है उसके अगेंस्ट जाके सोच रहे हैं। बट ऐसा भी सेक्शन हो सकता है सोसाइटी में, हो सकता है कि वो 1% हो सकता है वो 2% हो या उससे भी कम हो, बट बहुत सारे अल्टरनेट सेक्सुअलिटी मूवमेंट वर्ल्ड में चले। ऐसे जो लोग हैं जो होमोसेक्सुअल्स हैं, ऐसे जो लोग हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने बताया कि किस तरह से समाज और सरकारें, सोसाइटी एज वेल एज गवर्नमेंट उन्हें इंफीरियर की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन्हें सही नहीं समझ रहे हैं और किस तरह से वो समाज में हाशिए पे चले जा रहे हैं। दे आर बीइंग साइडलाइन और उन्हें भी इंक्लूड करने की क्या है, जरूरत है। तो बहुत सारी सरकारों ने, बहुत सारी, मैं तुम्हारा ऐसा नहीं बोलूंगा कि अगर यूएन में 200 कंट्रीज हैं तो ज्यादातर ने, बट कुछ लोगों ने उनके प्रेफरेंसेस को रेस्पेक्ट शो किया। और जहां पे अभी नहीं हुआ है वहां पे इस तरह के मूवमेंट्स चल रहे हैं, सरकारें इस पे विचार कर रही हैं कि इन्हें भी कुछ राइट्स देने की जरूरत है और इन्हें भी इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड करने की जरूरत है डियर फ्रेंड। सो दैट थिंग आई एम रिफरिंग एज अल्टरनेट सेक्सुअलिटी मूवमेंट्स। दे हैव ब्रॉडेंड दिस आइडिया ऑफ फुल मेंबरशिप ऑफ सोसाइटी। तो अगर सिटीजनशिप से मतलब अगर फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी का है, तो ये जो फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी है ये ऐसे लोगों को भी दी जा रही है जिनके डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो ट्रांसजेंडर हैं, जो अभी तक समाज में हाशिए पे रहते थे, दे वर बीइंग मार्जिनलाइज्ड, दे वर बीइंग एक्सक्लूडेड, दे आर बीइंग अकोमोडेटेड। तो जब आप सबका साथ और सबका विकास बोलते हैं तो उन्हें भी इंक्लूड करने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि देखिए ये जो ट्रांसजेंडर से केवल ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगते रहेंगे या शादियों में डांस करके पैसे लेंगे, उनके लिए भी कुछ ऐसा स्कोप आपका होना चाहिए कि ठीक है लास्ट जनरेशन के लिए तो आप नहीं कर पाए, अभी जो जनरेशन है उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में, स्कूल्स में कुछ सीट होनी चाहिए, जॉब में कुछ परसेंटेज होना चाहिए, एटलीस्ट जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें उनके लिए ऑप्शन होना चाहिए। तो ये नया कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड?
दिस थिंग ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? यहां तक किसी को डाउट है या नहीं है? यहां तक अगर सब चीजें क्लियर है तो गिव योर थम्स अप, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोग को चीजें समझ में आ रही है। जल्दी जल्दी बताइए कि समझ में आ रहा है, जिससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देखिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मैं भी शायद अच्छा समझा पा रहा हूं। दोनों चीजें हो रही तभी देखिए चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए बात करते हैं किसकी, बात करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म की। सो मल्टीकल्चरलिज्म से मैंने क्या कहना है, देखिए ये समझने की कोशिश करिए। जो इनिशियली मैंने आपके साथ डिस्कस किया आइडिया ऑफ नेशन, जब ये नेशन का आइडिया आपके साथ डिस्कस किया तो यहां पे हम ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात कर रहे थे। और वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से रेस हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, कॉमन हिस्ट्री हो सकता है, कॉमन कल्चर हो सकता है। ऐसे कुछ फीचर्स की हम बात कर रहे थे, जिन फीचर्स पे, जिन ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे आइडिया ऑफ नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, इनके बेसिस पे नेशन का आइडिया बना। और बाद में उनमें से बहुत सारे नेशंस ने खुद को स्टेट बना लिया। सो दैट वाज द आइडिया कि सिंगल आइडेंटिटी पे नेशन स्टेट बने। और कई बार ऐसा पाया गया कि जो लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो कल्चरल एट्रीब्यूट थे उसे शेयर नहीं करते थे, उन्हें सेकेंडरी सिटीजन माना जाता था। और उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता था, अपना जाति परिवर्तन करना पड़ता था। हमने देखा कि ज्यूस के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया यूरोप में। बहुत सारी सोसाइटीज में जो माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप थे उनको एक्सप्लॉइट किया गया। श्रीलंका में आपने देखा कि सिविल वॉर चला, किस तरह से पाकिस्तान में आप देखते हैं कि बलूच लोग वहां पे कंप्लेन करते रहते हैं। तो देखिए ऐसी बातें रही। बट अभी जो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप है वो बोल रहा है कि हमें मल्टीकल्चरलिज्म को रेस्पेक्ट देना है। एंड वॉट एवर माइट बी योर लैंग्वेज, whatever might be your religion, whatever might be your ethnic group, आपको ऐसा फील नहीं होना है कि जस्ट बिकॉज आप इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जस्ट बिकॉज आप इस लिंग्विस्टिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जस्ट बिकॉज आप इस एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसलिए आपको बाकी चीजों से अलग रखा जाए। जो सोसाइटी की प्रिविलेजेस हैं, जो सोसाइटी के रिवॉर्ड्स हैं, वो मेजॉरिटी ग्रुप को दिए जाएंगे बट माइनॉरिटी ग्रुप को नहीं दिए जाएंगे। इस तरह का जो एक्सक्लूजन है उसे हमें रोकने की क्या है जरूरत है डियर फ्रेंड, उसे हमें रोकने की जरूरत है। और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है मल्टीकल्चरलिज्म का। किसका? मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है। और ये डियर फ्रेंड जो मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड दिस इज शोइंग रेस्पेक्ट टू दोज रिलीजियस माइनॉरिटीज, दोज एथनिक माइनॉरिटीज। सो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये रेस्पेक्ट देने का काम कर रहा है। ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड या नहीं? ठीक है, बढ़िया है। देखिए अच्छा है। देखिए ये तीनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर फ्रेंड, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जीएस का पेपर दें, आप सोशियोलॉजी का पेपर दें, ये नई डायमेंशन है सिटीजनशिप की। एक नए डायमेंशन है जो 21st सेंचुरी के जो सिटीजनशिप के डायमेंशन है। चाहे मैंने आपके साथ ग्लोबलाइजेशन और सिटीजनशिप की बात की, चाहे मैंने आपके साथ वुमेन को लेके जो ज्यादा सेंसिटिव अप्रोच सरकारों में आ रहा है उसकी बात की, चाहे मैंने आपके साथ अल्टरनेट सेक्सुअलिटी मूवमेंट की बात की, चाहे मैंने आपके साथ बात की मल्टीकल्चरलिज्म की, जो नया ट्रेंड है इसमें जो एथनिक माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, जो अल्पसंख्यक समाज हैं, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है, उन्हें कुछ कम दिया जा रहा है, मेजॉरिटी कम्युनिटी को ज्यादा दिया जा रहा है। नो सच थिंग शुड हैपन। आर यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग और नॉट? इसी के साथ एक नई और एक लास्ट बात मैं सिटीजनशिप में आपको बताना चाहूंगा, ग्रीन सिटीजनशिप। ग्रीन सिटीजनशिप की बात हो रही है। और ग्रीन सिटीजनशिप में देखिए बात हुई जो फॉरेस्ट राइट्स या जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी लोग हैं, या अभी भी देखिए जो कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे जो हमारे देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब ब्रदर एंड सिस्टर हैं, वो देखिए काफी उन्होंने एडवांसमेंट किया, काफी उनमें प्रोग्रेस हुई है। पर अभी भी देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे क्या है डिपेंडेंट है, उनकी जो लाइवलीहुड है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे चलती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। बट हमारे जो फॉरेस्ट लॉज हैं, हमारे जो कानून है, कहीं ना कहीं उनके राइट्स को इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिनाई करते हैं। क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार ने फॉरेस्ट रेंजर लगा के रखे हैं, सरकार ने फॉरेस्ट सर्विसेज बना कर रखी है, और आप उन्हें कंजर्व कर रहे हैं, आप घेर रहे हैं फॉरेस्ट में, बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं, नेशनल पार्क बना रहे हैं।
मतलब ये सारी चीजें आप बना रहे हैं तो ठीक है, आप कहीं ना कहीं वातावरण को लेकर सेंसिटिव है, कहीं ना कहीं इकोलॉजी को लेकर सेंसिटिव है, इसका स्वागत है, इसका वेलकम है। बट व्हाट अबाउट दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन दिस फॉरेस्ट, उनका भी तो कुछ राइट्स है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन नेचर एंड दे आर सेइंग कि हमारे राइट्स को इन इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेज हैं उसे रेस्पेक्ट किया जाए। और बहुत सारी सरकारों ने, आपकी अपनी सरकार ने भी ऐसे लॉज लाए जहां पे ये जो लोग हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं और अपनी लाइवलीहुड के लिए इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट रहते हैं, एक पेरीफेरी के अंदर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के अंदर ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, लकड़ियों को, पेड़ों को, पत्तियों को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, या जो बाकी प्रोड्यूस हैं उन्हें यूज कर सकते हैं अपने कंजम्पशन के लिए। इसे सरकारों ने रिकॉग्नाइज किया। तो दैट इज द आइडिया ऑफ डियर फ्रेंड ग्रीन सिटीजनशिप। ये बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? हरित नागरिकता, ठीक है सीमा, अगर आप ग्रीन सिटीजनशिप की बात करें तो मैं हरित नागरिकता की बात कर रहा हूं। हरित नागरिकता से मतलब आप समझने की कोशिश करिए, मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये जो फॉरेस्ट हैं उन पे उन लोगों का राइट्स है, उन लोगों का अधिकार है जो अपने जीवन यापन के लिए इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ये बात समझ पा रही है सीमा? यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब देखिए, इसी के साथ मैंने आपके साथ देखिए नेशन डिस्कस किए। अगर आप लोग को याद हो, याद होगा ही होगा, क्योंकि देखिए मैं इतनी बार याद कराता हूं तो याद होगा, नहीं याद हो रहा है तो दिक्कत वाली बात है। देखिए, आई डिस्कस विद यू पीपल आइडिया ऑफ नेशन, आई डिस्कस यू पीपल विद द आइडिया ऑफ स्टेट। मैंने आपके साथ डिस्कस किया आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए और आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, दैट इज द आइडिया ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी की मैं आपके साथ बात करता हूं। मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो अगर ये कंप्लीट एरिया में सोसाइटी बोलूं कि दिस इज सोसाइटी, सपोज ये सोसाइटी है, ठीक है, ये आपका समाज है। इस समाज में डियर फ्रेंड, इस सोसाइटी में मैंने बोला कि स्टेट कंसिस्ट ऑफ दोज एंटिटीज और दोज इंस्टीट्यूशंस, दोज ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव अथॉरिटी ओवर मासेस। तो देखिए, अगर हम इसे स्टेट समझ लें तो एरिया ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का वो एरिया दैट लाइज आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड स्टेट लेड इंस्टीट्यूशन, ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, स्टेट के जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बियॉन्ड जो एरिया है सोसाइटी का, दैट एरिया इज नोन एज सिविल सोसाइटी। उसे आप क्या बोलते हैं? सिविल सोसाइटी बोलते हैं। तो देखिए, सिविल सोसाइटी इज दैट एरिया ऑफ सोसाइटी दैट लाइज आउटसाइड द डोमेन ऑफ स्टेट। तो सोसाइटी का एक एरिया है जो स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशंस का है, उसके बियॉन्ड का जो सारा एरिया है दैट इज सिविल सोसाइटी। बाद में लोगों ने इसको और प्रिसाइज किया और रिफाइंड किया, और लोग ऐसा बोल रहे हैं इनमें से आप उन ऑर्गेनाइजेशन को भी हटा दीजिए जो प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें भी इसमें से हटा दीजिए। तो पूरी सोसाइटी में से अगर आप स्टेट और स्टेट लेड इंस्टीट्यूशंस को हटा दीजिए, और पूरी सोसाइटी में से अगर आप प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, इन्हें भी हटा दीजिए, तो जो पार्ट बचा है उसे सिविल सोसाइटी बोलते हैं। अब सिविल सोसाइटी में कौन कौन आ जाएगा? सिविल सोसाइटी में डियर फ्रेंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगे। तो सिविल सोसाइटी के अंदर आ जाएंगे आपके सारे प्रेशर ग्रुप्स, आपके सारे इंटरेस्ट ग्रुप, आपके सारे एनजीओस, आपके सारे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आपके सारे पॉलिटिकल पार्टीज, आपके सारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, आपके सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस which are lying outside state and its institutions and which are lying outside profit making private institution, such organizations are civil society organization। और civil society organization में अच्छे बुरे सारे तरह के organizations आ रहे हैं। तो इन civil society organizations both kind of the organizations are there, positive organizations as well as negative organizations। तो हो सकता है कि इसके अंदर terrorist organizations भी हों, इसके अंदर नक्सलाइट्स भी हों, इसके अंदर इंसर्जेंट ग्रुप्स भी हों। सो देयर इज नथिंग पॉजिटिव, देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस।
ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, ये डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस इट इज ब्रिंगिंग फॉर योर सोसाइटी। ये आपके समाज के लिए किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस ला रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल जमात उद दवा, जमात उद दवा एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाफिज सईद उसे रन करते हैं। इंडिया उसे नेगेटिव सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मानता है। पाकिस्तान में बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को रन करता है, पाकिस्तान उसे पॉजिटिव सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। इराक में जब यूएस फोर्सेस गई तो वहां पे बहुत सारे लोकल मिलिशिया ग्रुप्स बने, उन्होंने यूएस फोर्सेस के खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया। तो सच मिलिटेंट resistance groups in Iraq who were fighting against illegal occupation of US over Iraq, इराक के लोगों की नजर में वो एक तरह से इराकी लोगों की फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं, एंड सच रेजिस्टेंस ग्रुप्स दे आर पॉजिटिव। अमेरिका की नजर में वो अमेरिका में जिस तरह की डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं उसके अगेंस्ट में ये लोग काम कर रहे हैं, सो दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो एनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, whether it is positive civil society organization or it is negative civil society organization, it depends on what kind of the function, what kind of the utility it is performing for society. This thing, dear friend, clear to you people or not? ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड? सिविल सोसाइटी क्या है? Positive civil society, negative civil society, and how we are classifying it positive or negative depending upon the kind of the function it is serving for society. This thing, dear friend, is clear to all of you or not? नहीं नहीं मोहित, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। कोई भी चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये वैल्यू लोडेड कॉन्सेप्ट है। वैल्यू लोडेड कॉन्सेप्ट में आप बोलते हैं कि ये अच्छा है और ये खराब है, और ये अच्छा है या खराब है डिपेंडिंग अपॉन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है समाज के लिए। तो अगर अल्कोहल दोस्ती को बढ़ाता है तो दोस्तों के लिए क्या है? अच्छा है। अगर घर में वो डोमेस्टिक वायलेंस लाता है तो घर के लिए वो क्या है? खराब है। तो सेम थिंग डियर फ्रेंड, सेम थिंग आई एम सेइंग, सोशियोलॉजी में जब आप चीजों को देखते हैं तो आप उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। हियर नथिंग इज एब्सोल्यूट, यहाँ पे कुछ भी एब्सोल्युटली राइट एब्सोल्युटली रॉन्ग नहीं है। सो हियर एवरीथिंग वी एनालाइज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव। अगर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो टेररिज्म है डियर फ्रेंड, ये फंक्शनलिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जब कोई टेररिस्ट एक्ट होता है तो सरकार पे दबाव बनाता है। वो सरकार उस तबके के लिए, उस कम्युनिटी के लिए जहां से बार बार टेररिस्ट अटैक आ रहे हैं, उनको लेके और सेंसिटिव बनती है और संवेदनशील बनती है और बोलती है यहां पे हम विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। तो जब इंसर्जेंसी हुई या जब नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ा तो इन एरियाज में नो डाउट हम पैरामिलिट्री फोर्सेस ले आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वहां पे हम डेवलपमेंट के भी नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो नक्सलिज्म है जिसके थ्रू लोगों की हत्या होती है, इनोसेंट लोगों की हत्या होती है, उस हद तक ये नेगेटिव है। बट अगर ये उस इलाके का विकास लाने में क्या होता है? सफल होता है, और ऐसा दबाव बनाने में सफल होता है, तो उस इलाके के लोग बोलेंगे कि जब तक नक्सलिज्म रहेगा तब तक यहां पे विकास होता रहेगा। ये बात समझ पा रहे हैं मोहित? दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सोसाइटी। दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हाँ ठीक है, देखिए तो इसी बात से हम इस क्लास को एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं सिविल सोसाइटी आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और देखिए एक टॉपिक जो नेशन एंड स्टेट है, जिसको मैंने आपको साथ फर्स्ट पेपर में डिस्कस किया था, सेम टॉपिक इज इन सेकेंड पेपर ऑल्सो, कि इंडिया में नेशन स्टेट किस तरह से इमर्ज हुआ है, इंडिया में नेशन स्टेट किस तरह से फ्लरिश हुआ है। दैट थिंग ऑल्सो आई विल डिस्कस विथ यू पीपल। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं डियर फ्रेंड।
नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा सीमा, नोट्स सभी के सभी टॉपिक के नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, चिंता मत करिए। थोड़ा सा देर हो रहा है बट मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। ओके, थैंक यू।